दोस्तों, एक महिला टीचर अपने ड्यूटी के दौरान स्कूल में सो रही थी। तभी वहाँ पर एक अधिकारी आते हैं और बच्चों से सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उन महिला टीचर की आंख खुलती नहीं। वो उस महिला टीचर को सस्पेंड कर देते हैं। दोस्तों, नौजवान महिला टीचर सस्पेंड होने के बाद दर दर भटकने को मजबूर हो जाती है। लेकिन उसके बाद एक दिन उन अधिकारी का उस महिला टीचर से एक मोड़ पर मुलाकात हो जाती है और उस महिला की स्थिति को देखकर उन्हें बहुत पछतावा होता है। लेकिन अफसोस वो कुछ अब कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सस्पेंड करने का अधिकार था, वापस नौकरी दिलाने का अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही रोचक कहानी है, शानदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एक महिला टीचर जिनका नाम रेखा होता है। उसकी उम्र करीब 32 साल की होती है। वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, परसा प्राइमरी स्कूल होता है, उसी में वो पढ़ा रही थी। और बात है ये 20 अगस्त 2023 की, जब एक अधिकारी का दौरा होता है। वो बीएसए अधिकारी थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिनका नाम विनय कुमार होता है। तो वो स्कूलों का निरीक्षण कर रहे थे और जब उस स्कूल में आते हैं, चौथी क्लास में जो रेखा थी वो बैठी हुई थी कुर्सी पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन उस समय वो बहुत ही गहरी नींद में कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही थी। जैसे अधिकारी आते हैं, देखते हैं तो वो सो रही थी। कुछ बच्चे जो है वो शोर मचा रहे थे, कुछ आपस में बात कर रहे थे। फिलहाल वो बच्चे उनको देखते ही शांत हो जाते हैं। वो बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारी टीचर कौन है। बच्चे कहते हैं, सर वही जो सो रही वही है। वो कहते हैं, क्या ये हमेशा ऐसे सोती हैं? कुछ बच्चे कहते हैं, जी सर अक्सर सोती है। कुछ कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं सोती हैं। अब दोस्तों, वहाँ पर बच्चे शोर मचाने लगते हैं, लेकिन अफसोस की जो रेखा थी उनकी नींद अभी भी नहीं खुलती है। वो अपना मोबाइल निकालते हैं, उनका फ़ोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद दोस्तों वो उन्हें जगाते हैं। जैसे उनको जगाते हैं, वो सामने बीएसए अधिकारी को देखकर हड़बड़ा जाती हैं। वो कहते हैं, मैडम यहाँ सोने आती हो या पढ़ाने आती हो? रेखा कहती हैं, सर मैं पढ़ाने आती हूँ। तो कहते हैं, फिर ये सो क्यों रही हो? वो कहती हैं, सर गलती हो गई और रात को ठीक से मैं सो नहीं पाती, माफ़ कर दीजिए। मैं रेगुलर स्कूल आती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। लेकिन दोस्तों, वो जो अधिकारी थे एक अलग ही खुन्नस में थे, अलग ही मूड में थे। वो कहते हैं, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ, अब घर जाकर आराम से सोइएगा, अपनी नींद पूरी कीजिएगा। वो रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो उन्हें सस्पेंड करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो है ये अगले दिन फिर स्कूल आती हैं, लेकिन हेडमास्टर कहते हैं कि तुम्हारे सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया है और यहाँ पढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तुम जाओ उन्हीं अधिकारी से मिलो, अगर वही कुछ करेंगे तो हो पाएगा, वरना तुम्हारी नौकरी तो गई। अब जांच चलेगी, जब जांच की रिपोर्ट आएगी तभी कुछ हो पाएगा। दोस्तों, उसके बाद वो जाती हैं, उन अधिकारी से मिलती हैं, विनय कुमार से बैठे हुए थे, रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन वो एक बात नहीं सुनते। कहते हैं कि तुम लोगों ने मजाक बना रखा है, 50,000 60,000 सैलरी लेते हो और ऊपर से जो है जमकर खाते हो, स्कूल में आकर पचाते हो, बच्चों के भविष्य की कोई टेंशन नहीं है तुम लोगों की। अब दोस्तों, जो अधिकारी थे विनय कुमार, एक हिसाब से उन्हें फटकार कर वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ, तो जाकर कोर्ट में केस करो, वहाँ से तुम्हारी बहाली होगी तो होगी। मैं फ़िलहाल यहाँ से तो तुम्हें बहाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे सोने का वीडियो, फ़ोटो सब कुछ है। दोस्तों, उसके बाद वहाँ से हताश होकर चली जाती हैं, एक वकील से मिलती हैं, केस दायर करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि उनकी वो नौकरी चली जाती है। 6 महीने के बाद ऑर्डर आ जाता है कि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। उसके बाद रेखा दोस्तों, अब वो 2 बच्चों की माँ थी, एक उनका बेटा था छोटा सा, एक बेटी थी। वो उनका पति था नहीं, वो विधवा थी, उनके पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी, ससुराल में भी नहीं रहती थी। नौकरी जाने के बाद, पिछले वो 5 साल से नौकरी कर रही थी, नौकरी जाने के बाद उनके सामने एक प्रकार से अंधेरा छा जाता है। उनकी बड़ी बदनामी भी होती है कि ये सो रही थी, मुफ्त की रोटी तोड़ रही थी, फ्री का
तनख्वाह ले रही थी, तमाम चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद वो वहाँ से अपना घर छोड़ देती है हरदोई से, जहाँ पर वो रहती थी, और फिर वो चली जाती है लखनऊ। और इधर दोस्तों जो ये बीएसए अधिकारी थे, सस्पेंड करने के बाद इनका काम ही था वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनका तो यही काम था। अब दोस्तों उसके बाद करीब 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। एक दिन जो विनय कुमार थे वो एक हॉस्पिटल में भागे भागे पहुंचते हैं लखनऊ में, क्योंकि उनकी एक 4 साल की बेटी थी जिसका नाम नैन्सी होता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो एक बच्चों के अस्पताल में जाते हैं, लेकिन जो उनकी बेटी थी उसे निमोनिया था, पीलिया था, सांस फूल रहा था, इन्फेक्शन थे, तमाम तरह की बीमारी थी। ये समझ लीजिए कि उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो हॉस्पिटल में जाते हैं और आईसीयू में जो है उन्हें एडमिट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन जो नैन्सी थी बहुत ज़्यादा रो रही थी, अपने हाथ पांव पटक रही थी। तो सारी नर्सें कहती हैं कि अरे यार ये ऐसे नहीं संभाली जाएगी, रेखा को बुलाओ। दोस्तों उस समय जो रेखा थी उसी हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही थी, क्योंकि नौकरी छूटने के बाद जब उसे कोई काम नहीं सूझ रहा था, तो नौकरी लगने से पहले भी 1 साल वो नर्स का ही काम करी थी, थोड़ी बहुत मेडिकल की भी पढ़ाई करी थी, तो फिर वापस से वही काम वो करने लग जाती हैं। और जब वो नर्स का काम कर रही थी तो इतनी जिम्मेदारी से कर रही थी कि किसी भी बच्चे को संभालना हो, किसी की भी बच्चे को बहलाना हो, फुसलाना हो, तो रेखा ही वो काम करती थी। सारी नर्सें कहती हैं अरे यार रेखा को बुलाओ, वही इसको संभालेगी। दोस्तों उसके बाद रेखा को बुलाया जाता है। वो आती है, नैन्सी को अपने सीने से लगाती है, उसे दुलारती है, पुचकारती है, क्या हुआ बाबू को, किसने मारा, तमाम चीज़ें वो बोलती है। और उसके हाथों में, उसके झप्पी में ऐसी जादू थी कि दोस्तों जो नैन्सी थी वो शांत हो जाती है। लेकिन तभी जो उसके पिता थे विनय कुमार की नज़र जब उनसे मिलती है रेखा से, तो दोस्तों वो हैरान हो जाती है उन बीएसए अधिकारी को देखकर। वो भी जब रेखा को देखते हैं पहचान जानते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब वो उनसे नमस्ते करती है, कहती है सर जी नमस्ते। वो दोस्तों शर्मिंदगी की वजह से कोई जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जो है वो नौकरी चली गई थी, इसीलिए वो उनके जेहन में ये बात थी, वो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। फिलहाल वो बेड पर लिटाती है और उसके बाद डॉक्टर आते हैं, इलाज शुरू होता है, तमाम जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो जाती है। और रेखा जो है वो विनय कुमार को देखती है कि स्टूल पर बैठे हुए, जैसे एक लाचार बाप कोई भी एक बीमार बच्चे का बाप होता है, हाल फिलहाल में उनकी हालत वही थी, वैसे ही वो बैठे हुए थे। उनका जो रुतबा था अधिकारी का, जो उनका एक पावर था, उस समय वहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक आम आदमी की तरह वो रह गए थे। फिलहाल वो स्टूल पर बैठे हुए थे, लोहे का स्टूल था। वो जो रेखा थी अब उनके मान सम्मान के लिए, क्योंकि किसी ज़माने में उसके अधिकारी थे, वो एक अच्छा सा कुर्सी मंगाती है, वहाँ पर उनको देती है बैठने के लिए, कॉफ़ी मंगा देती है और उसके बाद पानी वगैरह मंगा देती है। वो कहते हैं नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहती है अरे सर पी लीजिए, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी और दुआ कीजिए बस। दोस्तों उसके बाद वो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन्हें पश्चाताप हो रहा था किसी बात का। उसके बाद वो जो है अब शाम हो जाती है, इलाज जो है वो हो रहा था। ये हुआ कि जो रेखा थी उसका शिफ्ट चेंज होना था, ड्यूटी रात को कोई और नर्स करनी थी, ये शाम का समय हो रहा था, उसका ड्यूटी चेंज हो रहा था। नर्सें कहती हैं कि अब तुम चली जाओगी तो कौन संभालेगा इसको। और ये बात जो है विनय कुमार सुन रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं क्या तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो रही है? वो कहती है कि हाँ मेरी ड्यूटी जो है 8 बजे तक थी, अब मैं जाऊंगी, सुबह फिर 8 बजे से मेरी ड्यूटी है। वो कहते हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसको और कोई संभाल नहीं पा रहा है, बस तुम ही से संभल रही है, तो आप चली जाओगी तो फिर इसका क्या होगा? वो कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं नहीं जाऊँगी, आज मैं यहीं रुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि इसको जो है मेरी ज़रूरत है। और उसके बाद वो दोस्तों राहत की सांस लेते हैं। फिर वो अपने माँ को फ़ोन करती है, कहती है मम्मी ऐसा है कि आज मैं नहीं आऊँगी।
तो वो कहती हैं कि अरे तू नहीं आएगी तो फिर ये जो तेरा बेटा है, तेरे बिना वो रहता नहीं, सोता नहीं है, उसका क्या होगा। दोस्तों उसके 2 बच्चे थे रेखा के, एक प्रभात नाम था जो कि 4 साल का था, और एक बेटी जिसके नाम गुड्डी होती है, वो करीब 7 साल की थी। तो कहती है प्रभात तेरे बिना सोता नहीं, कब से ये जिद कर रहा है मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, तू आई नहीं, लेट हो गया। कहती है कि मम्मी ऐसा है कि एक जान पहचान वाले हैं, उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी से संभाली नहीं जा रही है, तो आज मैं नहीं आ पाऊँगी और तुम ज़रा जो है देख लेना उनको। फिलहाल वो कहती है अच्छा प्रभात से बात करा दो। प्रभात से बात करती है अपने बेटे को, कहती है बेटा तुम्हारे लिए क्या लाऊंगी, खिलौने ले आऊँगी, तमाम चीज़ें, नानी को परेशान मत करना, सो जाना खा पी कर, मैं बहुत जल्दी आऊँगी, तुम्हारे लिए 2-4 खिलौने लेकर आऊँगी। दोस्तों बच्चा जो है शांत हो जाता है, सोचता अच्छा मम्मी खिलौने लेकर आएगी, और उसके बाद फ़ोन कट जाता है। फिर जो विनय कुमार थे वो बात सुन रहे थे, कहते हैं कि तुम्हारा बेटा था। कहती है कि हाँ मेरा बेटा है, मेरे बिना रहता नहीं, और उसी की वजह से तो मेरी जो है नौकरी चली गई थी। वो कहते हैं कैसे, उसकी वजह से कैसे चली गई। तो वो कहती हैं क्योंकि वो रात भर मुझे परेशान करता था। उस समय तो 2-2.5 साल का था। उस समय मेरी बेटी की भी तबीयत खराब थी, तो ये दोनों लोग मिलकर मुझे रात भर सोने नहीं देते थे, और इसीलिए जो है अक्सर मुझे स्कूल में नींद आ जाती थी, और उस समय मैं सो रही थी जिस समय आप वहाँ पर आए और आपने मुझे सोते हुए पकड़ लिया। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, लेकिन दरअसल मैं दूसरे मूड में था, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन तुम्हें वो नौकरी मिल जानी चाहिए थी, तुमने केस किया था तो क्या हुआ। बोली अब क्या ही बताएं आपको, नहीं मिली तो नहीं मिली, अगर मैं उस लायक होती तो सस्पेंड ही नहीं होती। कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। दोस्तों बहुत अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन रेखा कहती है कि आप जो है अकेले आए हैं, इनकी मम्मी कहाँ पर हैं। जैसे वो मम्मी का नाम लेते हैं उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं विनय कुमार के। तो ये कहती है क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या। कहते हैं कि नहीं तुम सही ही पूछ रही हो। और उसके बाद दोस्तों वो अपनी कहानी बताने लगते हैं। दोस्तों जो उनकी पत्नी थी विनय कुमार की, उसका नाम दीपिका होता है, एक प्रोफेसर की बेटी थी, इंटर कॉलेज की टीचर थी। दोनों में प्रेम हुआ, प्रेम के बाद शादी हुई, लेकिन शादी के बाद दोस्तों जो दीपिका थी उन्हें कभी चैन से रहने नहीं दी। उसका मानना था कि वो आकर ससुराल में रहे, मेरे माता पिता का कहना माने, मेरे रिश्तेदारों का कहना माने, उनके एक एक पैसों का हिसाब रखती थी। वो अपने माँ बाप को 2-4 हज़ार रुपये भी महीने में नहीं दे पाते थे, इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद, और इसीलिए आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। पिछले 6 साल शादी के हो गए थे, बस उनकी एक बेटी किसी तरीके से हो गई थी, लेकिन इन 6 सालों में ये दोनों पति पत्नी साथ में 6 महीने भी ठीक से नहीं रहे थे। वो अपना जहाँ कॉलेज में पढ़ाती थी वहीं पर जो है वो रहती थी। कभी कभार इनके पास अगर आती भी थी और ये कभी कभार मिलते थे तो दोनों लड़ाई ही करते थे। कई बार अलग होने की नौबत आई, रिश्तेदारों ने मान मनौवल कराया, बीच में समझौता कराया, फिर से दोनों की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों जो दीपिका थी अलग ही टाइप की लड़की थी, एकदम बदमिजाज किस्म की, और इसका नतीजा ये हुआ कि उससे अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। फिलहाल वो बेटी को लेकर अपने साथ रहने लगी। तलाक के जो है पेपर दाखिल कर दिए गए, तलाक की अर्जी इन्होंने लगा दी, और एक दिन जब बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तब लाकर वो इनके आवास पर जहाँ पर ये रहते थे वहीं पर पटक जाती है कि लो अपनी बेटी को संभालो। और दोस्तों मरणासन्न हालत में छोड़ गई थी। वो उसे लेकर तत्काल हॉस्पिटल भागते हैं और हरदोई जाते हैं। वहाँ से जवाब हो जाता है क्योंकि डॉक्टर सोचते इतने बड़े अधिकारी की बेटी, अभी उल्टा सीधा कुछ हो जाएगा तो फिर कौन जवाब देगा। रेफ़र कर देते हैं और फिर वहाँ से लेकर वो कहते हैं या तो कानपुर जाओ या लखनऊ जाओ। फिलहाल वो लखनऊ लेकर आते हैं और इत्तेफाक से वहीं पर रेखा से इनकी मुलाकात हो जाती है। अपनी कहानी वो बताते हैं कि मैं भी बहुत परेशान हूँ, और उसके बाद दोस्तों आज जब इनकी मुलाकात हुई थी तो ये बहुत पछता रहे थे।
लेकिन अब पछताने से कुछ होता नहीं, क्योंकि सस्पेंड करना उनके हाथ में था, वो ड्यूटी दिलाना इनके हाथ में नहीं था। फिलहाल 1.5 सालों का वक्त भी बीत गया था। उसके बाद जब वो अपनी कहानी कह लेते हैं, रोने लगते हैं, रेखा कहती कोई बात नहीं सर, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने पतियों का जीना हराम कर चुकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी 100 में 1 ही 2 होती हैं, बाकी महिलाएं तो घर ही संभालती हैं। और उसके बाद फिर जो है रात काफ़ी हो चुकी थी। एक प्राइवेट जो है रूम दिया जाता है, क्योंकि आईसीयू से रिलीफ हो जाता है, उनकी बेटी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर सोने के लिए एक अलग से बेड था जो कि विनय कुमार के लिए था। उस पर वो नया चादर वगैरह बिछवाती है और कहती है कि सर अगर आप यहाँ पर सोना चाहें तो सो सकते हैं, और अगर नहीं सोना चाहें तो इस हॉस्पिटल के अगल बगल तमाम गेस्ट हाउस हैं, होटल हैं, आप वहाँ पर रह सकते हैं। वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूँगा। और उसके बाद दोस्तों फिर वो कैंटीन से खाना मंगवाती है, जो कि डॉक्टरों के लिए अच्छा खाना बनता था, पेशेंटों के लिए भी बनता था, तो मंगाती है, उनको देती है, वो खाते हैं। और फिर इस तरीके से दोस्तों वो रात बीत जाती है। जब 2-3 दिन बीत जाते हैं, जो नैन्सी थी एकदम ठीक हो रही थी, 1 हफ्ते जो है उसे हॉस्पिटल में रखना पड़ा। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर जो है उसे डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन इन 1 हफ्तों में जो बीएसए साहब थे अपनी ड्यूटी भी गए, उसके बाद आते रहे, और रेखा जो है नैन्सी की देखभाल करती रही। 1 हफ्ते बाद जब डिस्चार्ज होने लगी तो डॉक्टरों ने बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी। रेखा उन्हें समझाने लगी कि सर ये ऐसे दवाएं हैं, नियमित तौर पर देनी है। दिन में 4 बार 5 बार की दवाइयाँ थी। तो विनय कुमार कहते हैं कि ये मेरे लिए कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे दे पाऊँगा, अगर तुम ही ये देती तो सही रहता। कहती है सर अब ये तो आप घर ले जा रहे हैं, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, अगर आप इनको मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे घर पर रहेंगी, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं वहाँ पर इनका जो दवा वगैरह है मैं दे दिया करूँगी, और वहाँ पर मेरी मम्मी है वो दे देंगी। तो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर जाएगी तो इसका मन भी लगा रहेगा। दोस्तों उसके बाद वो अपनी बेटी को जो है वो भेज देते हैं रेखा के साथ। उसका वहाँ पर जो है घर पे ले जाती है, उसका दवा वगैरह टाइम टू टाइम देती है। धीरे धीरे करके दोस्तों 2 महीने का वक्त बीत जाता है। जो नैन्सी थी उसकी सेहत में सुधार हो गया, उसकी तंदुरुस्ती बन गई, वो बच्चों में घुल मिल गई, और उसका रेखा से बहुत गहरा लगाव हो गया, एक माँ बेटी की तरह लगाव हो गया। उतना वो अपने माँ को पसंद नहीं करती थी दीपिका को, जितना वो रेखा को पसंद करने लगी। इन 2 महीनों में जो विनय कुमार थे वो मिलने के लिए आते थे अपनी बेटी से, हर शनिवार को आते थे, वहाँ पर वो रात रुकते थे रेखा के घर पे। और जब भी आते थे सिर्फ नैन्सी के लिए नहीं बल्कि उन दोनों बच्चों के लिए भी गिफ्ट लाते थे, खाने पीने की चीज़ें लाते थे। बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते थे, उनके आसपास रहते थे। बहुत ही गहरा लगाव इन लोगों में हो जाता है। लेकिन जब 2 महीने का वक्त बीत गया तो एक दिन विनय कुमार जो है वो कहते हैं रेखा से कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम्हारी नौकरी पूरी की पूरी चली ही जाएगी, लेकिन अब मैं जो है इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रेखा कहती है सर बोलिए क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारे दोनों बच्चे हैं इनकी मैं पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, मैं इनको आगे पढ़ाऊँगा, और एक और बात कहना चाहता हूँ। तो कहती है सर बताइए और क्या बात है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब जैसे ये बात सुनती है दोस्तों वो हैरानी भरी निगाहों से उन्हें देखने लगती है कि ये क्या कह रहे हैं, ये इतने बड़े अधिकारी होकर। दोस्तों ये कहते हुए इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि मना मत करना, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ, बहुत भटक रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं है, और कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं अपनी जान दे दूँ, इसीलिए तुम मना मत करना, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। दोस्तों जब वो रोने लगते हैं उनके आंखों में आंसू देखकर रेखा भी रोने लगती है और दौड़कर उनके सीने से लिपट जाती है। दोस्तों वो हाँ में जवाब देती है। उस दिन से ये दोनों एक हो जाते हैं
और उसके बाद दिसंबर 2025 में दोस्तों एक साधारण तरीके से आपसी रजामंदी से परिवार लोगों की मौजूदगी में ये दोनों शादी करते हैं। आज बहुत ही खुश हैं, ये तीनों बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से रह रहे हैं। नए जो रेखा है वो फ़िलहाल दोस्तों उसी हॉस्पिटल में जॉब कर रही है और जो उनकी माँ है बच्चों की देखभाल करती हैं। ये जो विनय कुमार हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कुल मिला जुलाकर बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं। एक सच्चा जो जीवन साथी था शायद विनय कुमार को वो रेखा के रूप में मिली है और रेखा की भी जो किस्मत थी दोस्तों वो फिर से पटरी पर आ चुकी है। फिलहाल दोस्तों मेरी तरफ से उनको लाख लाख शुभकामनाएं हैं, ऐसे हमेशा ही खुश रहे। फिलहाल ये रही रेखा और विनय कुमार की कहानी। दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।